हाँ, तो कैपिटल बजटिंग में, कैपिटल बजटिंग हम लोग करते क्यों है? इसलिए करते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि किसी मशीन को रिप्लेस करना है या किसी, कैपिटल बजटिंग जब भी बोले तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ न्यू इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ नया प्रोजेक्ट में नहीं लगा, हो सकता है किसी मशीन का भी कैपिटल बजटिंग कर रहे हो, क्योंकि उस मशीन से भी तुमको कुछ फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाला है। एक होता है रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट जब बोल रहे हैं मतलब हो सकता है कि कुछ आउटडेट, मतलब कुछ प्रोडक्ट बेचता होगा जो भी कंपनी, वो अब मार्केट से आउटडेटेड हो चुका है, उसको कुछ न्यू इन्वेंशन करना था, तो उसमें क्या करेगा? नया मशीन लाएगा, रिप्लेस करेगा उसको। एक होगा कि कुछ न्यू प्रोडक्ट ही लॉन्च करना है उसको, इसके लिए कैपिटल बजटिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर सपोज उसको मर्जर्स करना है कुछ किसी कंपनी के साथ, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है उसको, इन्वेस्टमेंट करना है, तब भी उसको कैपिटल बजटिंग करना पड़ता है। मतलब बेसिकली जहां भी पैसा लगाना पड़ता है कंपनी को, वो हर एक जगह में क्या करता है? कैपिटल बजटिंग करता है। और कैपिटल बजटिंग के थ्रू वो जानने की कोशिश करता है कि जितना हम कैश लगा रहे हैं, यहाँ से पैसा लगा रहे हैं, उससे हमको जो फ्यूचर बेनिफिट होने वाला है, क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और बेनिफिशियल कब होगा? जब मेरा जो कॉस्ट लगा है उससे वो रिटर्न हाई दे। सिंपल, यही चल रहा था। और अगर हाई होगा तो फिर वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा। उसका भी रिलेशन था उसके साथ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और जो ले रहे थे, जो हम लोग ले रहे थे। तो अगर मान के चलिए रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है या न्यू प्रोडक्ट है, कुछ भी है, मेथड तो वही अपनाने वाला है, ठीक है। कभी भी कल एक लिखा है कि इसमें जो कैश फ्लो आने वाला है वो कितने टाइप का होता है, या कोई प्रोजेक्ट जो है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लिखाए थे, एक लिखाए थे कन्वेंशनल और एक लिखाए थे नॉन कन्वेंशनल। इसका मतलब क्या बताए थे? इसमें क्या होता है? एक बार आउटफ्लो हुआ और बाकी सीरीज ऑफ इनफ्लोज होगा, कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3, जो भी नाम दे सकते हैं। और यहां पे क्या होता है? इसमें एक बार आउटफ्लो हुआ, फिर बीच इंटरवल में कुछ एक तो इंटरवल के बाद फिर से आउटफ्लो हुआ, मतलब प्लस हुआ, प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, और शुरू में फिर माइनस हुआ था। यही होगा ना, कैश फ्लो माइनस मतलब आउटफ्लो, और इनफ्लो मतलब प्लस, आया तो प्लस कर सकते हैं ना। तो एक बार आउटफ्लो हुआ, फिर इनफ्लो हुआ, फिर इनफ्लो, फिर आउटफ्लो हो गया। इस तरह का अगर सीरीज होगा तो इसको बोलेंगे कैश नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो, ठीक है। या तो यहाँ पे इसको बना सकते हैं, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं आउटफ्लो और इधर इनफ्लो, इनफ्लो। एक बार इसमें एक बार माइनस हुआ और फिर प्लस, माइनस हुआ, फिर प्लस, प्लस, ऐसे चलते जाएगा। हाँ हाँ, आउटफ्लो सिर्फ एक बार होगा। कन्वेंशनल मतलब सामान्यतः ऐसा होता है नॉर्मली, और ये एबनॉर्मली, एबनॉर्मल सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हम जितना हो सके ना नोटेशन का यूज इसलिए करते हैं ताकि जब रिवीजन के टाइम आप लोगों को ज्यादा पॉइंट मेमोराइज ना करना पड़े। इसको देख के सिर्फ समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, मेरे हाथ से पैसा जा रहा है। अगर आप लोग को समझने के लिए लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमको क्या करना है कि आगे भी पढ़ाना है। तो हम बोल दिए हैं, अब उसको बोले फिर लिख भी देंगे तो बच्चा वाला टाइप हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि नहीं हमको माइनस से समझ नहीं आएगा, तो आपका जिम्मेवारी है कि हम लिख ले, माइनस मतलब आउटफ्लो, प्लस मतलब इनफ्लो, ठीक है। क्योंकि अब लिखते टाइम तो बोल ही देते हैं इसके पीछे का ये नोटेशन का मतलब क्या है। बेटा अब होता है, आप लोग शायद प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, उसमें अभी पढ़ रहे हैं क्या? हाइपोथेसिस पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे सेक्शन ए में, अब प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाया गया है। एम मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है, बस बस इसको एडिट कर, ये वीडियो अपलोड भी होता है। देखिए दो तरह का प्रोजेक्ट होता है, ठीक। एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स और एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब
सपोज कि ये दो प्रोजेक्ट है आपके पास, एक ऑप्शन है ए, एक ऑप्शन है बी, ठीक। आप सोच के देखिए, अगर एक प्रोजेक्ट सपोज यहां पे है, ये पेप्सी का कोई प्रोडक्ट लगाना चाह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाला है, और ये मान लीजिए कोका कोला का है। दोनों क्या है? डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्या है? सपोज हम मान के चल रहे हैं कि दोनों, अगर हम बोले इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या होता है उसका कि इसको इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा और इससे इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, यही ना हुआ। लेकिन यहां पे क्या है, दोनों का दोनों एक ही मार्केट है, कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक। आप सोच के देखिए, आप एक कंपनी का मालिक है और आप एक साथ दो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, पेप्सी भी कर दिए और कोका कोला। हो सकता है कि पेप्सी का टेस्ट किसी को पसंद आ जाए और कोका कोला को कंपेयर कर ले मार्केट में कस्टमर कि अरे यार ये बढ़िया है, तो आपका यूनिट डूब जाएगा, तो बेकार हो जाएगा। फिर इस तरह का प्रोडक्ट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब या तो दोनों में से एक कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। मतलब जो भी खोला होगा ना इसका प्रोडक्शन हाउस, वो क्या किया होगा, एक डिसीजन लिया होगा, उसके पास दो ऑप्शन रहा होगा, या तो पेप्सी का करे या तो कोका कोला करे। तो वो देखा कि दोनों में से हम या तो आइदर इसको कर सकते हैं, आइदर इसको कर सकते हैं, दोनों में से एक को कर सकते हैं। इस तरह का जो चीज होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि दोनों एक साथ नहीं आ सकता। मतलब समझ रहे हैं? हेड होटल प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, हेड होटल क्या होता था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता था, क्योंकि हेड होटल साथ में नहीं आ सकता, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सिंपल। जैसे डाइस करते थे, उसका भी एग्जांपल लेते थे। डाइस में क्या होता था, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 आएगा तो क्या होगा, एक ही बार ना आएगा, ऐसा तो नहीं होगा सबका सब आएगा। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या लेते थे, 1/6 ऐसे कुछ लेते थे, क्योंकि इसका आने का और हर चीज का आने का संभावना 1/6 होता था, क्योंकि सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था। अभी हम प्रोबेबिलिटी नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टार जब हम पढ़ाएंगे तो फिर अच्छे से बताएंगे। सपोज कीजिए हम यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं कि एक दो प्रोजेक्ट है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। ये फर्नीचर का बिजनेस है और ये सपोज कीजिए सीमेंट का बिजनेस है। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा तो हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होगा तो डिसीजन कैसे लेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा और इसका एनपीवी मान लीजिए पॉजिटिव आया, एनपीवी पॉजिटिव आया और इसका नेगेटिव आया, और दोनों इंडिपेंडेंट है, तो क्या इसका इफेक्ट, मतलब इसका एनपीवी देख के इसको इफेक्ट करेंगे, मतलब इसका डिसीजन इफेक्टेड होगा, या इसका देख के इसको होगा, नहीं होगा। वो तो मेरे मर्जी के ऊपर है कि हम एनपीवी नेगेटिव है ले कि नहीं ले। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हो गया, यानी कि दोनों में से एक ले सकते हैं, तो पक्का गारंटी है कि जिसका पॉजिटिव आएगा एनपीवी उसी को लेंगे। ये तो गारंटी है ना। जैसे पेप्सी और कोका कोला का हम लोग ले रहे थे, वही एग्जांपल ले रहे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट मतलब दो प्रोजेक्ट साथ में कभी भी नहीं हो सकता है, दोनों में से एक को चुनना होगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। और इंडिपेंडेंट दो प्रोजेक्ट जो कि एक दूसरे से इफेक्टेड नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है यहां तक बेटा? इसके बारे में अगर लिखिएगा शॉर्ट नोट्स तो लिख लीजिए अपने हिसाब से, और नहीं तो सामने फिर भेज देंगे किताबी भाषा में जैसे लिखना है लिख लीजिएगा। कर नहीं हो सकता है, उसको बोलते एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा देखिए, अब जब हम लोग कैपिटल बजटिंग करते हैं ना, तो वहां पे किन किन चीजों का किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले ये तो हम लोग समझ में आ गया कि हम लोग कैश फ्लो जो आएगा फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट को करने से, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि हमको इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यानी कि कैश फ्लो यहाँ पे क्या है, मेन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेरा कैश फ्लो कितना आने वाला है। यहां पे लिख रहे हैं पॉइंट्स टू बी कंसिडर, ठीक, और यहां पे पॉइंट्स टू बी इग्नोर्ड। कैश फ्लो, अच्छा आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, आप क्या चाहिएगा कि आपका पैसा बहुत ज्यादा टाइम तक अटका रहे या जल्दी मिल जाए। यानी कि टाइमिंग का भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि टाइमिंग को भी कंसीडर करना होगा कि कितना टाइम में मेरा प्रोजेक्ट से पैसा आने वाला है। तो टाइम भी एक फैक्टर है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सपोज एक लैंड लीजिएगा, रेंट में जैसे भी लीजिएगा, लीज में लीजिएगा, वहां पे एक फैक्ट्री लगाइएगा। उस फैक्ट्री को आप लगाने के बाद फैक्ट्री से आपका अर्निंग हो रहा है मान लीजिए 50 रुपया,
और इसका कॉस्ट आपको 60 रुपए पड़ रहा है। हो सकता था कि इस लैंड को आप रेंट में दे देते तो आप 60 रुपए कमाते ना, लेकिन आप उसमें प्रोजेक्ट अपना करके और फिर बिजनेस किए और आप वहां से 50 रुपए ही कमा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? वैल्यू फॉर वन। किसी दूसरे चीज को करने के लिए, मतलब जो नेक्स्ट ऑल्टरनेट है उसको करने के लिए आप क्या छोड़े, क्या सेक्रीफाइस किए। इसका एग्जाम्पल हम पिछला बार भी दिए थे कि आप लोग जो क्लास आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं। अभी बाहर रहते, कुछ घूमते फिरते, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जो आप ऑल्टरनेट छोड़ के आए हैं उसी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑल्टरनेट छोड़ रहे हैं आप? ये जो लैंड जो लिया है इसमें जो रेंट दे रहे हैं, हो सकता था कि इसको आप किसी और को रेंट में देके खुद ही कमाते। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी देखा जाता है। ठीक, मतलब हम ये बोल दिए थे कि इसको लीज में लिए है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये आपका अपना था। हाँ, ये आपका अपना था, ठीक है, ये आपका अपना जमीन था, इसको आपको किसी को देना नहीं पड़ता, लेकिन लीज में लेते तो देना पड़ता ना 60 रुपया। तो आप लीज में नहीं लिए, लेकिन फिर भी आपका ये 60 रुपया तो कहीं ना कहीं से आता, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन आप इसको छोड़ के आप अपना रेंट में नहीं देके आप अपनी खुद कर रहे हैं और वहां से आप कमा रहे हैं 50 रुपये, तो लॉस का बात हुआ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी देखना जरूरी है। एक आता है एक्सटर्नलिटी। इसको, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक बिस्किट का एग्जांपल है। मान लीजिए कोई बिस्किट बनाता है पार्लेज, वो क्या किया कि मोनाको वगैरह जो भी बनाता है, और एक दिन क्या किया, वो एक बिस्किट बनाया जिसमें शुगर फ्री होता है। अब क्या होगा, जैसे शुगर फ्री बनाएगा, ज्यादातर लोग को डायबिटीज है, शुगर का पेशेंट है, तो ज्यादातर लोग क्या खाएगा, शुगर फ्री वाला बिस्किट खाएगा। इससे उसका पार्ले जी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था उसको इफेक्ट होगा। एक्सटर्नलिटी मतलब क्या कि इससे एक्सटर्नल चीजों पे क्या इफेक्ट होने वाला है, यानी कि जो प्रोजेक्ट आप करने वाले हैं उससे उसका एक्सटर्नल चीज क्या है, उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव? दो इफेक्ट हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तब तो ठीक है, और नेगेटिव हुआ तब तो फिर गलत है। तो फिर उसको भी हमको कंसीडर करना होगा। अभी जो एग्जांपल लिए थे इसमें क्या था, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी था, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट में दूसरा प्रोजेक्ट को कनेक्ट चलते जो एग्जिस्टिंग था उसमें आपको लॉस हो रहा था। एक्सटर्नल नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है, इसी को बोलते हैं कैनिबलाइजेशन। ये वर्ड लिख लीजिए, मतलब लिखिएगा सब चीज, लेकिन इसको अभी लिख ही लीजिए क्योंकि हम इधर मिटाएंगे। लिख लीजिए इसको, इधर लिख लीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे ना, वो इसी का कंटिन्यूएशन है। हाँ, मत सोचिए कि उधर लिख दिया तो, रुकिए इसको मिटा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग सोचिए कि ये इसी का कंटिन्यूएशन में चल रहा है। हाँ, एक्सटर्नलिटी लिखिएगा और उसके नीचे फिर पॉइंट देके लिख दीजिएगा। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मींस कैनिबलाइजेशन, और पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल ले लीजिएगा, बहुत सारा कोक का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कोक होता है डाइट कोक, एक होता है नॉर्मल। तो डाइट कोक निकालने के कारण क्या होगा, मोटापा का सबको समस्या आ गई, तो लोग डाइट कोक पिएंगे, तो आपका जो पिछला जो प्रोडक्ट था उसको फिर पीना कम कर देंगे। ये भी एक क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होगा, देख लिया। ऑनलाइन वाला कुछ सुनाई दे रहा है ऑनलाइन में? हाँ भैया सर। ठीक, कुछ होगा तो बोलना, अगर नहीं आएगा तो। हो गया। देखिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होता है, सपोज कीजिए एक्सटर्नलिटी, सपोज कीजिए कि जैसे होटल आपका, ठीक है, होटल में लोग आते हैं खाना खाने के लिए सपोज, और एक आदमी को सूझा कि चलो चाउमीन दुकान में खोल देते, शाम में चाउमीन भी खाएगा लोग। इससे होता क्या है, कम से कम आपका दुकान में चाउमीन खाने के बहाने कोई आएगा, और हो सकता है कि चाउमीन के साथ आपका जो भी अदर प्रोडक्ट है वो भी बिकेगा। इसको दूसरा एग्जांपल ले, तो जैसे एक आदमी मान लीजिए बीच है गोवा वगैरह, वहां पे डिस्को चला रहा है,
वो सोचा कि डिस्को में डांस करने सब आएगा, चलो बार भी खोल देते हैं। मतलब अगर इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है, उसके कारण उसका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उस पर भी असर हो रहा है। और कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ठीक है, तो ये अच्छा है, लेकिन नेगेटिव होगा तो फिर खराब है। अब मिटाते हैं। एक्सटर्नलिटी में दो चीज लिखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में लिख दीजिएगा कैनिबलाइजेशन बोलते हैं। कैनिबलाइजेशन का मीनिंग पता है, जैसे पता नहीं एक प्रजाति है सांप का ही, वो क्या करता है ना कि वो घूम के अपना ही पूंछ खाता है, इसी को बोलते हैं कैनिबलाइजेशन। हाँ, इसी को बोलते हैं कैनिबलाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, कंपनी अपने आप को ही दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करके अपने आप को ही क्या कर रहा है, खाते जा रहा है, मतलब नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए ये वर्ड आया था, क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं। ठीक है, इसको मत लिख लीजिएगा, सांप हो कहीं सांप। समझ में ठीक आ रहा है ना, आज हम स्लो चल रहे ना। हाँ, तो क्या था, वर्ड्स टू बी कंसिडर और इग्नोर, दो चीज था। टैक्स भी एक चीज है, टैक्स भी तो हमको कंसिडर करके चलना होगा, क्योंकि अगर कल को मेरा जो कैश फ्लो आएगा उसमें हमको टैक्स भी तो देना पड़ेगा, तो टैक्स को भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या हो गया, एक्सटर्नलिटी हो गया, टैक्स हो गया, जो कैश फ्लो आएगा वो, टाइम हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अब आते इग्नोर क्या करना है, फाइनेंसिंग कॉस्ट, इसको इग्नोर करना है। ठीक, इसके अलावा एक होता है संक कॉस्ट। संक मतलब जो डूब सिंक जाते हैं। संक, सिंक संक संक, पास्ट टेंस। सिंक मतलब डूबना, पानी में डूब गया, यस सर। मास्टर डुबा दिया। सिंक कॉस्ट, देखिए देखिए संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉस्ट जो डूबने मतलब क्या, वो खत्म हो गया। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट कीजिएगा, पहले हम किसी के बारे में बता रहे हैं, संक कॉस्ट। कभी आप भी प्रोजेक्ट कभी भी कीजिएगा तो कुछ ना कुछ उसमें R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। आप खूब रिसर्च करते हैं, कंपनी 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद एक प्रोडक्ट बनाता है, तो वो जो रिसर्च में पैसा लगता है, क्या वो पैसा रिकवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर वो रिसर्च किया ठीक है और प्रोडक्ट फेल हो गया, तब भी वो पैसा तो लग गया, चाहे 5 या फेल हो, पैसा तो लग गया। तो इस तरह का कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग संक कॉस्ट, जो पैसा रिकवर नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, और अगर हम इसको भी कंसिडर करके चलेंगे तो फिर क्या होगा, एनपीवी मेथड कल बताए थे, इसमें क्या करते थे, जो प्रेजेंट वैल्यू होता था और फ्यूचर वैल्यू जो होता था उसको पुल करके और माइनस करके निकालते थे। तो जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, हम लोग कॉस्ट तो ले लिए है, प्रेजेंट वैल्यू क्या ले लिए, इसको ले लिए संक कॉस्ट को। तो यहाँ पे 100 रुपया से ये क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, और इधर जो भी वैल्यू आएगा वो कम दिखेगा। तो इसके कारण नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, कम दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को फिर कैंसिल कर देंगे, जो कि कायदे से तो गलत है। अगर बढ़िया से एग्जाम्पल ले तो मान लीजिए संक कॉस्ट लग गया 100 रुपया, और प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो कैश आउटफ्लो हुआ है मेरा संक कॉस्ट लगने के बाद प्रोजेक्ट में, ये लगा है मान लीजिए 150। और प्रोजेक्ट से जो पैसा आया है, इसको अगर प्रेजेंट वैल्यू बोले, जो पैसा आया उसका प्रेजेंट वैल्यू हो गया मान लो 200। क्या करना चाहिए, देखा जाए तो प्रोजेक्ट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर संक कॉस्ट को भी ऐड करे और जो कैश आउटफ्लो हुआ है दोनों को जोड़े तो 250 हो रहा है, और आ कितना रहा है, 200। तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो प्रोजेक्ट क्या है, खराब है। लेकिन ये क्योंकि रिकवरेबल नहीं है, ये लगना है। अगर प्रोडक्ट आपका पास हो गया तब भी लगना था, नहीं हुआ तब भी लगना था, इसीलिए इस तरह कॉस्ट को हम लोग कंसिडर नहीं करते। अब करेंगे, 150 लग रहा है और 200 आ रहा है, अब तो करना चाहिए, तो एनपीवी पॉजिटिव आएगा, और एनपीवी पॉजिटिव मतलब वैल्यू बढ़ेगा फर्म का। समझ में आ गया, संक कॉस्ट। R&D कॉस्ट को संक कॉस्ट बोलते हैं, लिख लीजिए अगर एग्जांपल लिखिएगा तो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, R&D। कोई भी प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होता है तो उसका एक R&D होता है सबसे पहले, एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इज ए काइंड ऑफ संक कॉस्ट, लिख दीजिए।
क्योंकि प्रोजेक्ट करे या ना करे वो कॉस्ट तो हमको लगना ही था। ठीक, अब आते हैं फाइनेंसिंग कॉस्ट में। इधर का ये टेबल में कंप्लीट हो गया, इसको हल लिख ली, उसमें मिटाएंगे, लिख लिए हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे तो कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। क्या क्या कंसिडर कर लिया, टाइम, एन क्या है, टाइम कंसिडर हो गया, कैश फ्लो हो गया, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब जितना भी था वो इसमें कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आउटफ्लो है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये सब जितना भी था ये इसमें ऐड हो जाएगा। और क्या नहीं होगा, सम कॉस्ट नहीं होगा, फाइनेंसिंग कॉस्ट भी नहीं होगा। ठीक, फाइनेंसिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो आप डिवेंचर इशू किए होंगे, बॉन्ड इशू किए होंगे, उसमें जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो प्लस हम लोग टैक्स को भी कंसिडर करते हैं, तो टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब क्या है, फ्यूचर कैश फ्लो है ना। कैश फ्लो मतलब इंटरेस्ट आउटफ्लो है, टैक्स भी आउटफ्लो है, और ये क्या है, ये कैश फ्लो इनफ्लो है, मतलब जो पैसा आएगा। तो ये इनफ्लो कैसे आया होगा, रेवेन्यू कुछ आपका जनरेट होगा, उसमें से कुछ कॉस्ट माइनस कीजिएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और आपका जो भी कॉस्ट होगा सब माइनस कीजिएगा। इसको माइनस करने के बाद एक नंबर आएगा, फिर टैक्स माइनस कीजिएगा, और टैक्स माइनस करने के बाद एक नंबर आएगा। अब सपोज कीजिए कि आप इंटरेस्ट भी माइनस कर दिए, ठीक, और टैक्स भी माइनस कर दिए, हम इसको लिखते हैं दोनों को माइनस ब्रैकेट में। इससे होगा क्या, होगा ये कि अगर ये 100 है, ये 10 है, और ये भी 10 है, तो टोटल माइनस होकर कितना आएगा, 80। ऊपर में आप ले लिए 80, नीचे में 1 प्लस जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या WACC बोले थे, इसी को आर लिया जाता है, इसी को, ये है 10%। और ये 10% में क्या क्या इंक्लूडेड है, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, WACC में दोनों इंक्लूडेड था ना। और दूसरे शब्दों में कहें तो फाइनेंसिंग कॉस्ट भी ऐड है ना फाइनेंसिंग कॉस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से इसको माइनस कर दिए 10 रुपया, ये 100 था, सॉरी 90 आया था टैक्स करके, और ये हो गया इंटरेस्ट, ठीक है, और ये हो गया कैश फ्लो। ऐसे किया हम 90 में इसको माइनस कर दिए, और यहां पे क्या किया हम, कॉस्ट ऑफ डेट को भी जोड़ दिए, यहां से माइनस करने से ये कम हो गया, और यहां से कॉस्ट ऑफ डेट को जोड़ दिए तो ज्यादा हो गया, ये बढ़ गया और ये कम हो गया। आंसर क्या होगा, समझ में आ रहा है, कम आएगा सर। तो फिर हमको फाइनेंसिंग कॉस्ट को डबल यहां से माइनस करना और यहां से जोड़ना, क्या फर्क पड़ा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि माइनस मतलब डिडक्ट करने का एक तरीका होता है माइनस, और दूसरा होता है प्लस, यहाँ पे डिवाइड करना। तो या तो आप डिवाइड करके माइनस कर दीजिए, या तो यहां से कीजिए। तो आप दोनों कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब सेम होता है, डिवाइड का मतलब सेम होता है, बताए थे तो तुम लोग नहीं। 10 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो क्या आता है, 2 माइनस हुआ ना। 10 को हम क्या कर दिए, 2 में ले आए, या तो हम इसको 10 में से 8 भी करेंगे तो भी 2 हो जाएगा। मतलब इस वैल्यू को मत करो, हम बोलना चाह रहे हैं कि माइनस तो हो रहा है ना। तो डिवीजन करते हैं जब भी हम लोग, तो तभी हम लोग माइनस करते हैं, और जब हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं तभी माइनस कर रहे हैं, वहां पे सब्ट्रैक्शन में भी माइनस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहां में भी माइनस कर दिए और यहां पे इसको जोड़ दिए, तो डबल आप माइनस कर दिए देखा जाए तो, और ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट करने लायक होगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगा। तो फिर आपको लगेगा कि ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन असल में आप गलती की है। 2 जगह लेके आप यहाँ माइनस कर दिए, और यहाँ पे ऑलरेडी आप ले चुके थे, जोड़ दिए थे। नंबर लेके बताएं क्या, सबको समझ में आया, क्या बोलना चाह रहे, समझ में आया, यस बोले कि नो, यस बोले कि नो, ओ यस बोले। आजकल तो बहुत गुस्सा में रहती लग रहा है, गुस्सा में हो क्या, पहले जैसे जवाब देते थे तुम नहीं देती आजकल, इसीलिए हमको लगा कि थोड़ा सा हम फ्रेश कर देते हैं, समझाते समझाते क्या करें। तो क्या इग्नोर करना था सर, सम कॉस्ट क्यों करना था, क्योंकि वो क्यों करना था, क्योंकि वो कॉस्ट आपका रिसर्च के टाइम में लगा है, और रिसर्च के टाइम में प्रोडक्ट का क्या होता है कि कंफर्म नहीं होता, प्रोबेबिलिटी आधा है, 50-50 हो भी सकता है सक्सेस, नहीं भी हो सकता है। तो फिर उस कॉस्ट को हम कैसे बोल सकते हैं कि हम इसको रिकवर कर पाएंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सम कॉस्ट को डूब गया वो, समझो
ठीक, उसको नहीं लेंगे। और फाइनेंसिंग कॉस्ट को भी नहीं लेंगे। उसका रीजन बता दिए कि फाइनेंसिंग कॉस्ट को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप कैश फ्लो में भी एक बार इंटरेस्ट को माइनस कर दिए और कॉस्ट ऑफ डेट और प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहां पे भी आप जोड़ दिए। इसको जोड़ने के कारण ये क्या हुआ, बढ़ गया, और ये क्या हुआ, घट गया। इसको अगर घटाएंगे तो घटेगा ना। अब नीचे का वैल्यू जब बढ़ता है तो ये घटता है, और ये भी घट रहा है, ये भी घटेगा। अगर इसको एग्जांपल ले 10 डिवाइड बाई 5 कितना हो रहा है, 2। अगर इसको 5 के जगह में कर दे और बढ़ा के 6 तो कुछ भी पॉइंट में आएगा, मतलब इससे तो कम आएगा ना। यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये बढ़ जाएगा तो ये तो कम हो जाएगा, और प्लस अगर ये भी कम होगा तो भी ये कम होगा। समझा तुमको? सब रेशियो का ही खेला है। तो फाइनेंसिंग कॉस्ट को क्यों नहीं लेंगे, उसके लिए अगर ये डायग्राम बनाएगा तो बना लीजिए, हो सकता है उस टाइम दिमाग में आ जाए। जैसे हम बना वैसे बना पाइए, लिख दे कैश फ्लो में इंटरेस्ट को माइनस किए और इंटरेस्ट को लिख दीजिएगा फाइनेंसिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट, और फिर यहां पे लिख दीजिएगा केडी प्लस केई करके, इसको ब्रैकेट में दे दीजिएगा और WACC लिख दीजिएगा, क्योंकि हम नीचे में आर लिए है ना, यही आर है, 1 प्लस आर लिए है ना, तो आर क्या है, यही है, WACC है। तो इसमें हम दोनों को लिए हैं, इसीलिए सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा लिए थे, ताकि ये सब चीज हमको फिर से दोहराना ना पड़े, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाना चाहिए। तो आर में हम लोग दोनों कंसीडर कर लिए, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे क्या है, इसको लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ डेट को, यहाँ पे भी फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो जब यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं और फिर यहाँ प्लस करेंगे तो गलत है, एक ही जगह लेना चाहिए, या तो नीचे में प्लस कर देंगे या तो ऊपर में माइनस कर देंगे, दोनों जगह नहीं लेंगे, क्योंकि डिवीजन मतलब भी माइनस ही होता है। ठीक है, फाइनेंसिंग कॉस्ट को नहीं लेना है। नहीं लेना है मतलब ये मत सोचिए कि नहीं लिया जाता है, लिया गया है। वो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल जो है WACC, उसमें ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है। अब देखिए क्या क्या चीज बता दिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन कन्वेंशनल वो बता दिए, और ये हो गया आपका, हाँ क्या क्या चीज। इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, फाइनेंसिंग कॉस्ट को इग्नोर, स्टेटमेंट वाइज पूछेगा कि वेदर फाइनेंसिंग कॉस्ट आर इंक्लूडेड और नॉट। उसी में से या तो इंक्लूडेड बोल देगा या तो बोलेगा कि नहीं लिया जाता है, नॉट इंक्लूडेड। तो आपको उसी हिसाब से समझ जाना है कि नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इस पे क्वेश्चन जो है हम भेजेंगे। अब आते हैं मेन चीज, मेथड्स। कल मेथड्स हम बताए थे कि कितना मेथड्स होता है, उसमें हम लोग एनपीवी मेथड किए थे, एनपीवी मेथड किए थे, क्योंकि ये लोग नहीं कर पाए थे तो फिर से हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा। एनपीवी मेथड क्या बोलता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब पक्का है कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू तो निकालेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। अब प्रेजेंट वैल्यू क्योंकि हम निकाल रहे हैं, बहुत सारा कैश फ्लो हो सकता है, कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, ऐसे हो सकता है। यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, प्लस होगा, ऐसे चलते जाएगा। और ये कब तक जाएगा, CF n तक जाएगा, 1 प्लस आर का पावर n तक जाएगा, टाइमिंग। इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट होगा, साल साल में जितना साल में प्रोजेक्ट आएगा कैश फ्लो, उसको क्या करना, सबको एक टाइम आके डिस्काउंट कर देंगे। इसे क्या पता चला था कल, अच्छा यहाँ पे आ गई है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मान लीजिए इसका ये जो कैश फ्लो है, ये कैश फ्लो कैसे आया होगा, ये आया होगा आपका कुछ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए पैसा, आप सेल किए और सेल करने से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, कैश फ्लो प्रॉफिट ही है ना। ये मान के चलते किसी रेट से क्या हुआ होगा कि कंपाउंड हुआ होगा। तो ये CF जो होगा ये क्या होगा, 1 प्लस आर, यहाँ पर आर ई लिख रहे हैं, ठीक है। आर ई और के ई का आप लोग पढ़ते हैं अभी तक। अगर आर ई मोर देन के ई होता है तो क्या होता है, आपका आर ई क्या है, रिटर्न है। जो प्रोजेक्ट्स आपको रिटर्न कमा रहे हैं, ये है मान लीजिए 15%, और कॉस्ट आपको लग रहा है 10%, मतलब 15 रुपए कमा रहे हैं और 10 रुपए लग रहा है, तो फिर कंपनी प्रॉफिट में है। अगर कंपनी इस तरह का पोजीशन में है तब तो क्या होगा, बढ़िया है, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा। सेम उसी तरह से इस फॉर्मूला में ये भी बढ़ा होगा उसी तरह से, किसी एक रेट से, सपोज ये 15% से बढ़ा होगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा 10% लगा, तो फिर जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बोले बढ़ेगा ना, क्योंकि हम ज्यादा कमा रहे हैं। तो जब प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा तो आउटफ्लो होगा 100,
आउटफ्लो होगा, सॉरी हाँ आउटफ्लो होगा 100 और आएगा 120, तभी ना बढ़ेगा। आप लोग अभी जस्ट बोले कि आप 100 रुपये लगाए थे और उसको आप कमाए हैं 15% से, और आपका कॉस्ट कितना लगा है 10%। तो आप लोग बोले कि अगर इस तरह का सिचुएशन है, आप 15 कमा रहे हो और 10 ही आपका लग रहा है, तो 5 रुपया प्रॉफिट में है। और अगर 5 रुपया प्रॉफिट में है तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तो वैल्यू बढ़ना चाहिए, और वैल्यू बढ़ेगा तो पक्का 100 रुपये लगाए थे तो 120 आएगा, या 101, 102, मतलब 100 से तो ज्यादा आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू तो क्या बोले थे कि नेट किसी चीज को कब करते हैं, जैसे नेट इनकम, टोटल इनकम माइनस टैक्स कर दिए तो नेट इनकम आता है। किसी चीज को नेट कैसे करते हैं, कुछ माइनस करते हैं ना, नेटिंग कर रहे हैं। तो यहां पे क्या माइनस करेंगे, इसका जो आया फ्यूचर में उसका प्रेजेंट वैल्यू और माइनस जो लगाए थे, यानी कि 120 माइनस 100 कितना हुआ 20, इसी को बोले नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, यहां तक सब टूटा हुआ। देखिए दो तरीका है प्रोजेक्ट को पता करने का कि हम उस प्रोजेक्ट को करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पहला हम देखें वैल्यू टर्म से, ये तो हो गया वैल्यू एब्सोल्यूट। अब एक और तरीका हो सकता है, इसी को बोलते हैं एनपीवी मेथड, ऑनलाइन वाला। पॉजिटिव एनपीवी आएगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है, और नेगेटिव हुआ तो नहीं करेंगे। अब आते हैं आईआरआर मेथड। ये क्या बताता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो बता रहा था वैल्यू अमाउंट में, ये क्या बताएगा, रेट परसेंटेज बताएगा। सिंपल, किसी भी चीज का रेट क्या होता है, परसेंटेज में होता है ना। वो था वैल्यू पैसा, और ये होगा रेट। अब देखिए अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि ये जो कैश फ्लो है वो किसी रेट से बढ़ा होगा, और नीचे बोले थे कि ये जो कॉस्ट है क्यों लिख रहे हैं, इसमें क्या रिलेशनशिप था कि ये था ज्यादा, ये 15 था और ये था 10। अभी बाकी सब चीज को इग्नोर करते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि ये 15% से बढ़ रहा था और ये 10% कॉस्ट लगा था। हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये तरीका कर सकते हैं, इससे क्या पता चला कि हम नेट में कितना कमा रहे हैं, 5 रुपया पता चल रहा था कि हम नेट में 10 रुपया लगाए हैं और 15 कमा रहे हैं। लेकिन अगर इसको दूसरा तरीका से जानना है कि हम इस प्रोजेक्ट से, सपोज ये नहीं दिया हुआ है, अब बोला कि आप कितना कमा रहे हैं बताइए, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो टोटल कैश फ्लो है और ये जो आर है, अगर ये आर को 10 से बढ़ा के चेंज कर दे, सपोज एक बार 11 ले, एक बार 12 ले, यानी कि कोई ना कोई ऐसा रेट यहां पे आएगा जिस रेट से इसको जब इधर लाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। 0 आएगा मतलब एनपीवी की बात कर रहे हैं, मतलब ये इक्वल हो जाएगा आपका जो पीवी था, इसको अगर बोले आउटफ्लो। सुनिए फिर से क्या बोले, पहले क्या कर रहे थे, ऊपर में ले रहे थे कुछ रेट जिस रेट से बढ़ रहा था, 15% से बढ़ रहा था, और कितना कॉस्ट लगा था, नीचे लिए थे 10, तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा था 5 रुपया। इससे पता चला कि वैल्यू कितना आ रहा है। अगर हमको जानना है कि इसे टोटल रिटर्न कितना कमा रहे हैं, मतलब पहले रिटर्न दिया हुआ था कि ये 15% आप कमा रहे हैं, अब रिटर्न नहीं दिया हुआ है, अब हमको ये रिटर्न निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये जो रेट है इसी से ना ऊपर कमा रहे हैं। देखिए 10 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, एक टाइम आएगा जब 15% में आएंगे, तो 15% जब आएंगे तो फिर क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 ना हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है यहां तक। तो इसमें क्या किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड सुने होंगे तो यहां क्या किया जाता है, डिफरेंट रेट्स को रखा जाता है। एक बार 10% रखेंगे, एक बार 11% रखेंगे, और लॉजिकल भी है। लॉजिकल क्या है, अगर मान के चलिए कि किसी प्रोजेक्ट से आपको जो लगा है उससे ज्यादा आ रहा है, मतलब आप 100 लगाए हैं और 120 आ रहा है, तो ये 120 कैसे आ रहा होगा, कैसे आ रहा होगा, ऊपर का वैल्यू ज्यादा होगा और नीचे कम होगा। अभी परसेंटेज में ही बात की है ना, ये 15% था और ये छोटा था इसीलिए बढ़ाया ना। सिंपल, अभी क्या बोल रहे थे, कहां पे, हर मेरा जो लॉजिक है ना उसमें बस दो ही चीज याद रखना है कि डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का क्या इफेक्ट हो रहा है। हम बोले कि जो आउटफ्लो है ये 100 रुपया है और जो इनफ्लो है ये 120 है। ये क्यों हुआ था, क्योंकि जो रेट था न्यूमरेटर का
ये 15 था, ये 10 था, ये 15 का रेट से बढ़ रहा था और ये 10 का रेट से लग रहा था मेरा कॉस्ट। जैसे ही इसको अगर हमको लाना है 100 में, हमको 100 के बराबर जितना हम लगाए हमको उतना ही करना है, तो कैसे करेंगे? इस रेट को बढ़ाना होगा। ये रेट तो दिया ही हुआ नहीं, ये तो हमको पता ही नहीं, तो इस रेट को बढ़ाना होगा। और इस रेट को कब तक बढ़ाएंगे? जब तक ये 15% नहीं चल जाए। सोच के देखिए, यहां तो ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग आर को चेंज करते जाते हैं। एक बार 10% लेंगे, फिर 11 लेंगे, 12 लेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट रेट से जब देखते हैं कि जब ये वैल्यू 100 और ये 100 दोनों इनफ्लो आउटफ्लो जब इक्वल हो गया, तो मान के चलते हैं कि जो रेट से इक्वल हुआ है वही रेट क्या है, मेरा रिटर्न है। और वही रिटर्न था भी, उसी रेट से आपका कैश फ्लो क्या था, बढ़ रहा था, इसीलिए आपका 120 आया था। सबको यहां तो ठीक है। तो अगर हम बोले कि IRR इज दैट रेट which equals the inflow and outflow, सही होगा? या हम ये बोले कि IRR is that rate which makes NPV equal to 0, इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो गया। अब नेट इनफ्लो कितना होगा? एनपीवी क्या था? एनपीवी क्या था? जो आपका इनफ्लो हुआ माइनस आउटफ्लो। अब ये दोनों इक्वल हो गया तो 0 होगा ना। तो हम क्या बोले, 2 स्टेटमेंट पास किए। एक बोले कि IRR इज दैट रेट व्हिच मेक्स एनपीवी 0, सही होगा? लिखिए, NPV is that rate which makes inflow and outflow equal and NPV 0। दोनों ही स्टेटमेंट साथ में लिख लीजिए। क्या लंबा लिखिएगा? ठीक है, IRR is that rate which makes inflow and outflow लिख लिए। देखिए कितना अच्छा तरीका है। एक तो बोला कि आप एक काम कीजिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट दिया हुआ है, आप क्या कीजिए उसका वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि आपका निकल भी जाएगा क्योंकि डिफरेंस है ना। ये 15% बढ़ा, ये 10% बढ़ा, और हम बोले थे कि ये माइनस करने का तरीका डिवाइड, तो क्या किया, 15 से माइनस 10 कर दिया। देखो तो इक्वल नेट प्रेजेंट मतलब जो इनफ्लो है प्रेजेंट वैल्यू वो कितना है, 5। यही तो कर रहा है। और दूसरा तरीका बोला कि काम कीजिए, आप इसको इतना बढ़ा दीजिए कि इसकी इक्वल हो जाए, 15 कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल करेंगे तो 15 माइनस 15 करेंगे तो क्या होगा, 0, एनपीवी 0 हो जाएगा। और दूसरा चीज इनफ्लो और आउटफ्लो भी इक्वल हो गया। इनफ्लो आउटफ्लो इक्वल नहीं होगा तो एनपीवी 0 होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों ही चीज इसी समझ में आ गया। और इसका जरूरत क्यों पड़ा होगा, सोच के देखो। देखो जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट करने जाओगे तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि सिंप्लिसिटी को सब कोई प्रेफर करता है, क्योंकि सिंपल चीज ज्यादा जल्दी समझ में आता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज समझ नहीं आता है। ठीक, तो अगर हम बोले कि चलिए प्रोजेक्ट करेंगे ना तो इससे एनपीवी होगा 10 करोड़, ये सुनने में अच्छा लग रहा है या 10% रिटर्न आएगा? 10% रिटर्न आएगा बोलेंगे, 10 करोड़ ज्यादा सुटेबल लग रहा है। कौन बोला 10 करोड़? अभी तो 10 करोड़ बोल दिए। अगर मान लो 10.5 ऐसे करके अगर मिलियन डॉलर में आ जाए तब क्या करेंगे? परसेंटेज हमेशा सुटेबल होता है, क्योंकि आपको पक्का यकीन हो जाए। मतलब इसमें क्या होता है कि आप कंपेयर कर पाएंगे कि 15% हम कमा रहे हैं, मेरा कॉस्ट 10% लग रहा है, मतलब भाई पक्का हम इससे 5% कमा रहे हैं। बैंक आप लोग क्यों नहीं बोलता कि 4% इंटरेस्ट देंगे, ऐसे वैसे क्यों बोलता है? या LIC करने जाते हैं तो क्या बोलता है वो, आपको सम एश्योर्ड देने वाला है इतना, आपको रेट क्यों नहीं बताता? क्योंकि रेट बता दिया तो नहीं करेंगे। और बैंक क्या करता है उल्टा, 7.5% FD रेट सुनने में ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो इसीलिए सोफिस्टिकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा, और इंडस्ट्री में ये सुनने में भी अच्छा लगता है। अब जो आदमी फाइनेंस का नहीं होगा ना, उसको भी बताएंगे 15%, तो उसको समझ में आ गया 10% कॉस्ट लग रहा है, 15% कमाने वाला। तो IRR का जरूरत इसलिए भी पड़ा। अब आते हैं IRR और एनपीवी, ये दोनों एक दूसरे से, क्योंकि क्या बोले दोनों ही तरीका है प्रोजेक्ट का, वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा, प्रोजेक्ट अच्छा है कि बुरा है, एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, दोनों ही चीज यही दोनों बता रहे हैं। लेकिन दोनों कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि कंफ्लिक्ट भी होगा,
दोनों में लड़ाई भी होगा। आते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, यहां से सवाल बनेगा बिटवीन, पानी दीजिएगा, एनपीवी एंड आईआरआर। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? सुबह सुबह थोड़ी यही बता दीजिए। देखिए एक एनपीवी है, एक आईआरआर है। नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं आउटफ्लो, यहां से हुआ है मान लीजिए 400 का आउटफ्लो और यहां से हो गया 400 का आउटफ्लो। ठीक, दोनों का सेम प्रोजेक्ट है। कुछ कैश फ्लो आना शुरू हुआ है इसका, मान लीजिए 40, चलिए इसको ले लेते हैं 100 ही लेते हैं, 100, 200 और इसको भी 100 ले लेते हैं, कुछ नहीं है इसका 400। हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है किसी प्रोजेक्ट में शुरू में कुछ आया ही नहीं, एक ही बार आ गया तीसरे साल में 400। अब एक प्रोजेक्ट का एनपीवी और दूसरे प्रोजेक्ट का आईआरआर ये आ गया, इसका 10% था इसका ना, इसको ले लेते हैं 15। ले लेते हैं, चलिए मान के चल रहे खाली, हाँ मत सोचिए कि एग्जैक्ट फिगर ले रहे हैं। 140 सिर्फ ये एस्टिमेटेड फिगर, मतलब मान के चल रहे हैं, हम कुछ कैलकुलेट नहीं किए, ऐसा हो गया। एक प्रोजेक्ट है, मतलब दो प्रोजेक्ट है, जो कि अभी हम क्या बात किए थे, कौन सा प्रोजेक्ट होगा जो दोनों का, दो प्रोजेक्ट में लड़ाई कब होता है, कब आपके पास ऐसा चॉइस का सिचुएशन आएगा? चॉइस का सिचुएशन कब आता है? दो चीजों में, जब दोनों कर सकते हैं तो चॉइस कीजिएगा, आपको दो ही ऑप्शन है और दोनों ही आप ले सकते हैं, तो फिर चॉइस का प्रॉब्लम है। तो फिर प्रॉब्लम कब आता है? जब आपके पास दोनों में से एक करने का ऑप्शन होगा। तो जब दो प्रोजेक्ट में चुनने का बात आता है तो फिर ऐसा प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताए तो थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या बोले थे कि आप या तो ये कीजिएगा या तो ये कीजिएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट कभी भी कब होगा? जब प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा? कुछ नहीं, समझ आ रहा है? तो अगर दो प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है तो फिर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगा, और लड़ाई होगा तो उस वक्त ऐसा हो सकता है सिचुएशन कि एक का एनपीवी ज्यादा है और एक का आईआरआर ज्यादा है, हो सकता है। अब आप सोच के देखिए, ये बोल रहा है कि एनपीवी ज्यादा है, ये बोल रहा है आईआरआर ज्यादा है, अब कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सही रहेगा? ठीक, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हम थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 600 का। ठीक, ठीक है 600 ले लेते हैं, नहीं कंपेयर नहीं होगा, सेम ही ले लेते हैं। इस टेबल को बनाइए, तो यहाँ पे आउटपुट लिखिएगा और यहाँ पे CF1, CF2 और CF3। इसको ले लेते हैं 600 ले लो, क्योंकि 600 आएगा तो उसको किसी रेट से ये करेंगे तो एनपीवी थोड़ा ज्यादा आएगा। हाँ देखो आप क्या कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट से सुनो, एग्जांपल जो हम बनाए उसको बता रहे हैं।
हम 600 रुपया कमा रहे हैं, उसको फिर डिवाइड करके पीछे लाएंगे 4 साल 3 साल, तो जब पीछे लाएंगे तो उसका वैल्यू कम होगा। सिंपल, सबको पता ही चीज। तो पीछे आगे कम होगा, और हम लिखे हैं क्या कि इसका प्रोजेक्ट का एनपीवी कितना है 140, तो इसको कम करके हो सकता है ये आ जाएगा कितना आएगा 140 लाने के लिए एनपीवी 140 है और आउटफ्लो 400 है, तो इसे माइनस कितना करें कि ये 140 आएगा 540, यानी कि 600 को जब पीछे लाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, सिर्फ उतारना मत रहिए, थोड़ा ये भी सोचिए। 600 को पीछे लाएंगे तो कितना आएगा 540, तभी ना हम यहाँ पे 140 लिखे, एनपीवी तभी ना 140 आएगा, तो ये लॉजिकल है। दूसरा ऊपर में क्या लिखे 100 200 300, इसको सबको एक एक करके पीछे खींचेंगे और इसका वैल्यू ज्यादा आना चाहिए, इसका आना चाहिए सपोज 300 और ये इसको 200 लिख देते हैं। अब इसका वैल्यू कितना हुआ 2 2 4 1 500, अब ये 500 को पीछे खींचेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा और उसका फिर माइनस करेंगे तो एनपीवी आएगा। कितना लेना चाहिए यहाँ पे, मतलब इससे कितना आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे एनपीवी 130 है और आउटफ्लो 400, तो कितना लेंगे 530, और फिर 530 को पीछे लाएंगे, सॉरी 530 को नहीं, मतलब उसको पीछे लाके 530 उसका आंसर आएगा। पीछे जब इसको खींचेंगे ना 500 रुपया को तो आएगा कितना 430, सॉरी 530 नहीं, तब तो ज्यादा लेना होगा, 300 लेना होगा, 300 लेना होगा। अभी आएगा देखो, अगर समझ में आ गया होगा ना कि हम बोलना क्या चाह रहे थे, जरूर ये बता पाते आप। एनपीवी अभी तक यानी कि आप लोग समझ नहीं आ रहा है, एनपीवी समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है, यही कैश फ्लो को पीछे खींच रहे हैं और पीछे खींच के इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा तो इससे माइनस करेंगे तो ये तभी ना एनपीवी पॉजिटिव होगा जब उसका वैल्यू ज्यादा आएगा। और कितना ज्यादा आ रहा है 130 से ज्यादा आ रहा है, तो कितना लिए यहाँ पे 500, कितना 3 तो 5 600, इसको खींचेंगे पीछे तो 530 के आसपास आएगा, तो यहाँ पे 530 माइनस 400 होगा, माइनस 400 तब ना 130 आएगा। ये समझा गया, एग्जाम्पल बनाने में थोड़ा सा फिगर चेंज कर। हाँ, इसको उतार लिए आप लोग। देखिए आयरन के बारे में क्या क्या बोले, देखिए डाउट होगा तो पूछिएगा प्लीज, मन मत रखिएगा, तुरंत पूछिएगा क्योंकि डाउट तुरंत क्लियर करना चाहिए। एरर क्या था, एरर वह रेट था जहां पे एनपीवी 0 हो रहा था, होगा इसको मिटा रहा, इसीलिए उतारने बोले थे ताकि आप लोग से फिर एक होता है एनपीवी प्रोफाइल, ठीक है। अब सोच के देखिए कि दो प्रोजेक्ट अगर इस तरह का रिजल्ट देगा तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किस प्रोजेक्ट को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सब कैसे डिसाइड करेंगे, शुरू दिन से हम लोग अगर आप लोगों को बताएं तो इक्वेशन बताए थे a प्लस बी एक्स लीनियर इक्वेशन, आज क्लास में बताया था ना तुमको। यहां पे हम बताए थे कि a क्या होता है, इंटरसेप्ट, कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे x इंटरसेप्ट है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट होता है, दो लाइन होता है और दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एक लाइन बन जाता है इक्वेशन का। यानी कि अगर हम बोले आपको कि ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट आपको पता चल जाए तो आप दोनों को कनेक्ट करके एक लाइन खींच लेंगे। और दूसरा चीज बोले थे कि x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है कि डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। और यहाँ पे y क्या होता है, डिपेंडेंट। तो हमेशा हम लोग x नीचे रहते हैं x एक्सिस और y एक्सिस रहते हैं ऊपर। आप सोच के देखिए कि अगर ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है और ये डिपेंडेंट है, और हम लोग जब बात करेंगे एनपीवी का, एनपीवी किस चीज पर डिपेंड करता है, तो कैश फ्लो पे, WACC पे। सोचिए यही ना कर रहे थे 1 प्लस WACC। अगर ये बढ़ता तो ये घटता, अगर ये घटता तो ये बढ़ता। यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका चेंज हो रहा है अलग। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आप कैलकुलेट करके लाए, वो अपना ही चेंज हो रहा है रिस्क के हिसाब से। उसका जितना रिस्क बढ़ेगा उतना WACC बढ़ेगा। अभी तक यही बात करते आ रहे। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, और इस पे कौन डिपेंड कर रहा है, एनपीवी, क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो एनपीवी घट जाएगा, सिंपल। और अगर ये घट गया तो एनपीवी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमको एनपीवी और ये क्या बोलते हैं WACC में दोनों कहाँ लेना चाहिए बता।
और ये भी पता चल गया ना कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, हायर WACC लोअर देन PV, यही हो रहा था। WACC बढ़ेगा तो लोअर होगा, इसीलिए हम डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनाए, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ इसीलिए बनाए जैसे डिमांड का बनता है। यहाँ पे क्या ले, एक्स में क्या ले, इंडिपेंडेंट फैक्टर में क्या ले सर WACC यहाँ पे, और यहाँ पे NPV NPV इस पे डिपेंड करता है। ठीक, अब दो प्रोजेक्ट था ना, एक प्रोजेक्ट का कितना आया था NPV 140। अच्छा एक चीज और, यहां पे इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, इसको छोड़ दिया, इसी पॉइंट की बात करते हैं। यहां पे क्या लिए, रेट लिए, यहां पे आप लोग बताइए तो, यह है NPV, यहां पे NPV क्या है, तो ये रेट को हम IRR बोल सकते हैं। अभी जस्ट बताएं कि IRR क्या होता है, वह रेट जो NPV को जीरो करता है, और यहां पे NPV क्या है, जीरो है, जीरो, तो हम इसको R नहीं लिख के IRR लिख दें, चलेगा? यस सर। यहाँ पे NPV आ गया, यहाँ IRR आ गया। दो प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट का क्या था IRR कितना परसेंट था, 15 था, और एक का, तो इसको बड़ा बनाना होगा, 15 था और एक का 12, और NPV उसका 12 वाला कितना था 100। ठीक है, ग्राफ ऊपर बनेगा कितना 12। समझिए, दो प्रोजेक्ट था, दोनों का NPV प्रोफाइल इसको बोलते हैं, NPV प्रोफाइल दोनों का, एक का IRR ज्यादा है NPV कम है, और एक का NPV ज्यादा है IRR कम है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, अभी हम लोग उसी पर आ रहे हैं कि अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कैसे डिसाइड करेंगे। अब एक चीज बताइए, दोनों पॉइंट जहां पे कट रही है क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब यहां पे दोनों का NPV इक्वल है, यहां पे दोनों का इक्वल है, यहां पे भी कोई रेट होगा, यहां पे कोई रेट होगा, सपोज ये 10%। ये रूल बोलता है कि जैसे ही दो प्रोजेक्ट का इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप देखिए कि आपका WACC कितना है। अगर WACC दिया हुआ 10% तो फिर किसको करना चाहिए, WACC दिया हुआ 10%, तो कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए। अगर हम इसको लिख दे A, इसको लिख दे B, कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, A को करेंगे, सोच के बोलो, A को करेंगे B को करेंगे, B को करेंगे, B को करेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा मिल रहा है 15%। क्या करेंगे, अगर समझ में आया तो आंसर तो करना ही होगा ना, B को करेंगे। आप लोग सोचिए, अब 10% आपका कॉस्ट था, ठीक, एक दे रहा आपको 12%, एक दे रहा आपको 15%, लेकिन आप लोग NPV को इग्नोर कैसे कर सकते हैं, आप लोग NPV को इग्नोर कैसे कर सकते हैं, 140 भी तो दे रहा है। हमेशा जब भी इस तरह का प्रोजेक्ट होगा और कॉन्फ्लिक्ट होगा, और अगर दे दिया है रेट WACC, तो फिर जहां पे जिसके बगल में ये रेट आया, मतलब यहां पे आया, तो इसके जस्ट बगल वाला रेट जो होगा IRR उसको लेंगे। ये तो हो गया लॉजिकल इलॉजिकल बात, लेकिन क्यों लेंगे, क्योंकि इसका NPV हाई है। ठीक, अगर WACC नहीं दिया है तो दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट देखेंगे और उसके नीचे आएंगे, और उसके नीचे जो रेट होगा देखेंगे उसके बगल में कौन आ रहा है, जाहिर बात है जो आएगा उसी का हाई होगा, और वही होगा। तो दोनों सिचुएशन बता दिए। एक सिचुएशन क्या कि अगर WACC दिया हुआ है तब तो फिर उससे कंपेयर कर देंगे और देखेंगे कि जस्ट उससे ज्यादा कौन है, और उसका NPV ज्यादा होगा पक्का। तो जिसका NPV ज्यादा होगा हमेशा NPV रूल के हिसाब से ही लेते हैं डिसीजन, क्योंकि रेट ऐसा चीज है इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। कैसे करेंगे, अगर आपको 20% ऑफ 2 रुपीज बोल दे, मतलब कैश फ्लो के हिसाब से, इसको तो हमको प्रूव करने के लिए फिर कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता है सिचुएशन जहां पे क्या होता है कि टाइमिंग के कारण, कैश फ्लो का टाइमिंग के कारण आपका रेट चेंज हो जाता है। इसीलिए ना हम लोग कैश फ्लो में टाइमिंग को भी देखते हैं। तो टाइमिंग के कारण आपका रेट
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस रेट 15% ये भले आयरा दिया है लेकिन क्या किया बेड़ा गर्क एनपीवी क्या किया कम दे दिया ना, तो फिर क्या फायदा हुआ 15% देने का। सोच के देखिए आपने, अगर ये इतना बढ़िया था तो इसको देना चाहिए था 140। तो इसको मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको कैलकुलेटर लगेगा जो कि अभी हम नहीं बता सकते। उसकी स्क्रीन वगैरह रहता तो हम बता भी देते, सबको दिखा देते, एक एक करके बैठ के नहीं बता पाएंगे। तो कहने मतलब ये है कि लॉजिकली देखिए ना कि ये 15% अगर दे रहा है तो फिर इसको क्या देना चाहिए था, रिटर्न भी ज्यादा देना चाहिए था, लेकिन ये रिटर्न नहीं दे रहा है इसीलिए ये घटिया है। और ये भले उससे कम दे रहा है लेकिन ये ज्यादा दे रहा है, तो इसका देखेंगे क्या, कंपेयर करेंगे डब्ल्यूएससीसी। और दूसरी बात, अगर डब्ल्यूएससीसी नहीं दिया है तो फिर देखेंगे कि दोनों का इक्वल पॉइंट कहां पे है। अगर इक्वल एनपीवी देने के लिए इतना रेट लग रहा है तो फिर आगे भी उसको क्या करना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए था उसी रेट पे। और कौन ज्यादा दे रहा है, एनपीवी ये दे रहा है। तो इसीलिए इस पॉइंट से यहां नीचे जहां भी रेट आएगा उसके जस्ट बगल वाला को हाईएस्ट एनपीवी मान के ले लेंगे, ठीक है। इसका लॉजिक यही है, इसको बोलते हैं एनपीवी प्रोफाइल। तो जब भी कंफ्लिक्ट होता है एनपीवी और आईआरआर मेथड में तो पूछेगा कि आप कैसे इसको डिसाइड कीजिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि दिया हुआ रहेगा डब्ल्यूसीसी, अगर कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डब्ल्यूसीसी से कंपेयर करेंगे तो लिखिए कि हाँ डब्ल्यूसीसी से कंपेयर तो करेंगे ही, प्लस उसका जो हाईएस्ट एनपीवी होगा उसको लेंगे। मतलब एनपीवी रूल ही मेन है, आईआरआर रूल मेन नहीं है। यहाँ पे जब भी कंफ्लिक्ट होगा एनपीवी रूल विल बी डोमिनेटिंग, ठीक है। और इसमें क्या बताएं, अच्छा ये भी समझ में आ गया कि ये रेट क्या है, सब का सब आईआरआर है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे ना, कोई हो सकता है आप लोग में से कि ये डब्ल्यूसीसी से आईआरआर कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअली ये क्या है, डब्ल्यूसीसी भी है और आईआरआर भी है। हो सके तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डब्ल्यूसीसी स्लैश में आईआरआर, किसी को अगर कंफ्यूजन हो जाए तो। एनपीवी प्रोफाइल में ये है डब्ल्यूसीसी लिए थे, लेकिन क्योंकि ये रेट एनपीवी को जीरो कर रहा है तो इसीलिए इसको आईआरआर भी बोल रहे हैं, ठीक है। एनपीवी प्रोफाइल हो गया। समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो बोलिएगा। ऑनलाइन में समझ में आ रहा सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा जहां पे भी ग्राफ वगैरह आएगा ना तो वहां पे याद रखिएगा लीनियर ग्राफ सब जगह हम लोग पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन ही पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन का हम हर बार एग्जांपल लेते रहेंगे, और जब रिग्रेशन पढ़ाएंगे तब तो फिर लीनियर रिग्रेशन ही पढ़ना है हम लोग को। वहां पे फिर अच्छे से और बताएंगे कि बीटा और अल्फा क्या है। अब देखिए एक और मेथड खाली पढ़ते हैं क्योंकि टाइम हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंडेक्स मतलब रेशियो बोल सकते हैं। इंडेक्स मतलब क्या होता है, रेशियो होता है ना। और रेशियो कैसा होता है, यही फॉर्म होगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एनपीवी निकालने के लिए कैश फ्लो मतलब कैश आउटफ्लो माइनस इनफ्लो कर रहे थे ना। तो क्या आ रहा था, एनपीवी आ रहा था। और हम लोग पता कर ले रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को अगर पॉजिटिव एनपीवी होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ये क्या कर रहा था, माइनस कर रहा था। एक और चीज सिखाया था माइनस करने का तरीका, डिवाइड भी करके माइनस कर सकते थे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। हम क्या लिए थे, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, सॉरी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे क्योंकि बड़ा आएगा इनफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ये लिखेंगे। और इसमें अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। हम अभी थोड़ी देर पहले बता दिए थे कि माइनस करने का दो तरीका, एक तो सब्सट्रैक्शन के थ्रू और एक तो डिवीजन के थ्रू। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे, पहले आया था मान लीजिए 120 माइनस 100 कितना आया था 20। अब इसको डिवाइड किए 1.2 आएगा, 1.2 आएगा। यस सर, यस सर। 120 माइनस 100 है, 1.2 आ गया।
लेकिन यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं कि ये जो 1 आया है ये इसके लिए आया है जो पैसा लगाए थे। यस सर। अगर आपको बोले कि ये जो आया 1.2, ये 1.2 कैसे आया? क्योंकि आप कितना लगाए थे टोटल, उसमें आप कितना कमाए हैं, तो जितना कमाए हैं उसमें आपका लगा हुआ जो है 100 वो भी तो इंक्लूडेड है ना। सोच के देखिए, ये यहाँ पे दो चीज है, एक तो है 100 रुपया प्लस आप जो कमाए 20, दोनों है। लेकिन आपको किससे मतलब? इससे आपको इससे मतलब नहीं है। तो अगर हम इन दोनों को अलग करके अगर मान के चल रहे हैं कि इसको भी 1 ले ले, इसको भी 1 ले ले, 1 ले ले, तो फिर बचा क्या? 0.2। अगर सबको 100 के इक्वल में ले ले तो बचेगा क्या? 20 को 0.2 लिख सकते हैं, और इसको अगर 100 डिवाइड करें तो पॉइंट मतलब सिर्फ 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। शुरू दिन से हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ पे जब भी लेते हैं तो 1 लेते हैं। चलिए दूसरा तरीका, सपोज ये तो समझ में आ गया कि ऊपर में जो आया आंसर 1.2, ये 1.2 जो आया है ये 120 के बराबर है, जिसमें 100 भी ऐड है, तो 100 को निकालना चाहिए हमको। सोच के देखिए, अगर इसमें 20 रुपए ऐड है और हमको निकालना क्या कि अपना पैसा मेरा कितना आया है, जो लगा हुआ तो उसको माइनस कर देंगे। तो इसमें 100 माइनस करेंगे तो मेरा 20 रुपया आएगा। या इसको दूसरे शब्द में बोले तो 1.2 को 1 से माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? 1 से अगर इसको माइनस करेंगे तभी आ जाएगा। और ये जो 1.2 आया था ये क्या था? क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे? आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, ये लिखे थे। इसमें अगर 1 माइनस, इसको हम पीवी लिखे या एनपीवी लिखे? पीवी। यहाँ पे लिख दीजिए पीवी ऑफ आउटफ्लो और पीवी ऑफ इनफ्लो, ठीक है, खाली इसको ऐड कर दीजिएगा। तो अगर इसको 1 माइनस ये करेंगे तो क्या आएगा? एनपीवी आ जाएगा, आ जाएगा ना। यही कर रहा था अभी। यहाँ पे लिख दीजिएगा आउटफ्लो और यहाँ लिख दीजिएगा इनफ्लो, ठीक है। अब देखिए, ये जो है मतलब दोनों मेथड सेम है। यहाँ पे जो आउटफ्लो और इनफ्लो लिखे है ना, इनफ्लो, अगर इसका रेशियो 1.2 आया मतलब मोर देन 1 आया या लेस देन 1 आया? मोर देन 1, यानी कि प्रोजेक्ट क्या है? कर लायक है। और अगर ये आया 0.5 तो क्या है? तो नहीं करने इन मेथड में क्या था? पॉजिटिव और नेगेटिव खाली था, ठीक, कि अगर पॉजिटिव एनपीवी हुआ तो करेंगे और नेगेटिव हुआ तो नहीं करेंगे। और यहाँ क्या हो रहा है? मोर देन 1 हुआ तो करेंगे, और क्योंकि रेशियो है, अल्टीमेटली रेशियो क्या करता है? अगर ऊपर में भी 100 लिए हैं मान लीजिए जो पैसा, और नीचे भी 100 लिए हैं, सब कटेगा छटेगा और हमेशा पॉइंट में आएगा। आप सोच के देखिए ना, आप किसी चीज को रेशियो में लेते हैं तो क्या करते हैं? आप उसको क्या दिखाते हैं? या तो 3:1 दिखाएगा, नहीं तो 3/4 दिखाएगा, या तो पॉइंट में कुछ दिखाएगा। तो पॉइंट में आना ही आना है रेशियो। तो इंडेक्स क्या है? हमेशा पॉइंट में आएगा। तो उसको 1 से हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर मोर देन 1 आया तो ठीक है, और लेस देन 1 आया तो खराब, ठीक। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, 3 बज गया। नेक्स्ट डे हम फिर से बाकी मेथड स्टार्ट करेंगे, ठीक। थैंक यू सबको। थैंक यू सर। Thank you, sir.